सम्मानित मंच, उपस्थित नौजवानों, बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज ये चर्चा करने के लिए हम और आप एकत्रित हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर संवाद भी एक आने वाली पीढ़ी के बीच में अगर नहीं स्थापित होगा तो रुक जाएगा, ठहर जाएगा सब, और वो स्थिति बड़ी भयावह होगी। तो आज हम और आप जो बैठे हैं वो संवाद के लिए बैठे हैं। मैं 22 साल की उम्र में इस यूनिवर्सिटी में था और आज 67 साल की उम्र में इस यूनिवर्सिटी में हूं। दोनों भूमिकाएं अलग अलग। किसान आंदोलन के बारे में पावेल ने बताया विस्तार से, और प्रोफेसर साहब ने एक ऐसा विषय छेड़ दिया जिस पे मुझे बोलना पड़ेगा। पहले तो मैं बता दूं कि मेरा गांव यहां से 1.5 किलोमीटर दूर महिपालपुर है। बीकेयू का नाम आता है तो ये समझ लेते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का संगठन। बीकेयू का जन्म भी दिल्ली में हुआ था और बीकेयू की शुरुआत देश में, एक किसान आंदोलन की शुरुआत भी दिल्ली से हुई थी। 85 में जाके इंट्रोड्यूस हुआ था उत्तर प्रदेश में और टिकैत साहब सक्रिय हुए थे और मैं 78 से इसमें सक्रिय हूँ। तो बहुत लंबा अरसा इस आंदोलन के साथ हुआ, लेकिन क्योंकि आपने मुजफ्फरनगर को छेड़ा, वो जो घटना मुजफ्फरनगर में घटित हुई उसके बाद मुझे ये पता चल गया था कि षड्यंत्र शुरू हो गया। और जो 2 लड़के कवाल गांव में जिनको मारा गया था, मैं उनके पिता के पास गया। मैंने कहा आपके साथ गलत हुआ। राकेश टिकैत और मैं दोनों ही थे। लेकिन जो लोग इसका फायदा उठाना चाह रहे हैं, जो लोग इस पे राजनीति करना चाह रहे हैं, उनसे सावधान रहना। बाकी जो कानूनी तौर पे जो मदद आपकी, हर तरह की मदद हम आपकी करेंगे, लेकिन आप उस षड्यंत्र में नहीं फंसना, क्योंकि हमें उस षड्यंत्र की बू आ गई थी। मैंने कई मौकों पे उनकी जो योजना थी उसको रोका, लेकिन 7 तारीख में जो हुआ उसे नहीं रोक पाए। बीकेयू उसमें बहुत ही सक्रिय थी कि ये रोका जाए। ये सोचा समझा एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के माध्यम से इस देश के वातावरण को खराब किया जाएगा और उस पर राजनीति की रोटियां सेकी जाएंगी। लेकिन विडंबना ये थी कि उस समय वो शख्सियत मुजफ्फरनगर में जिनके कहने से सब कुछ चलता था, वो महेंद्र सिंह टिकैत थे नहीं, और दूसरा उस कद का नेता वहां था नहीं जो उसको संभाल पाता, और हम फेल हुए। मैं वो नंगला गांव था जिसमें वो पंचायत थी और जहां से वो शुरू हुआ, वो घटना हुई 13 तारीख की। हम फेल हुए उसमें, लेकिन उसके बाद हमने प्रयास, उसी दिन से प्रयास जारी रखा और लोगों के बीच में गए कि हमारा भाईचारा, हम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। भावनाओं से या इस तरह की घटिया राजनीति से देश नहीं चलता। देश जो है वो भाईचारे से चलता। देश में सौहार्द के माध्यम से देश आगे चलता। और उस खाई को हमने केवल इस आंदोलन की मुजफ्फरनगर पंचायत में एक दिन में ठीक नहीं किया, हमने निरंतर काम किया। जो माइग्रेशन हुआ उन कैंपों में हम जाते थे, उनमें दोबारा से हमने विश्वास पैदा किया कि जाति हुई है, गलत हुआ।
और जिन्होंने किया है वो अपराधी हैं और उनको क्षमा नहीं करना चाहिए, लेकिन आम आदमी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था उसमें। और हमने उन भाइयों का विश्वास दोबारा से कायम करके, और आज आपने देखा होगा जो मुजफ्फरनगर में रैली थी उसमें जो समुदायों के बीच में जो खाई बनाई गई थी उसको हमने जीरो किया मुजफ्फरनगर की रैली में अभी आंदोलन के दौरान। तो इस तरह की एक्टिविटी ये लोग करते हैं। सुशील जी ने अभी जिक्र किया था, ये तो सत्ता में जब आए थे 23 मई को नतीजे आए थे। 23 मई को इनको सदन में नेता चुना गया था, ये जो हमारे प्रधानमंत्री, और 25 मई को एक बयान दिया था इन्होंने कि लैंड एक्विजिशन एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ओथ नहीं थी, ओथ इनकी बाद में हुई थी 26 तारीख में, और बयान इनका 25 मई में आया था कि लैंड एक्विजिशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा ताकि पूंजीपतियों को जमीन आसानी से उपलब्ध हो सके। जिनके पैसे से हम चुनाव लड़ा था वो इतना धैर्य नहीं रख पाया कि ओथ ले ले उसके बाद करना कोई कार्रवाई। ओथ लेने से पहले उसका बयान है, आप पेपर देख सकते हैं, जनसत्ता में वो बयान था। तो उन्होंने अपनी इंटेंशन को जाहिर कर दिया था कि हम कोई राजनेता नहीं है, हम किसी के दलाल हैं और किसी के पैसे के माध्यम से, किसी के पैसे पे नाच के यहाँ तक आए हैं, और इस देश की सत्ता भविष्य में उनके इशारों पे चलने वाली है। ये 25 मई का आप उठा के देख लें, 2014 का अखबार, उसमें लिखा हुआ है। 3 ऑर्डिनेंस आए वो हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास में एक विषय को लेके 6 महीने के अंतराल, 6 महीने के अंदर 2-2 महीने के अंतराल में 3 दफे किसी विषय को लेके ऑर्डिनेंस आए हों, दूसरा उदाहरण नहीं। लेकिन हमारे साथी तमाम जो किसान संगठन के लोग हैं और दूसरे जो साथी जो एक्टिव हैं, उन एक सशक्त मोर्चे के माध्यम से वो तीनों ऑर्डिनेंस ये पास नहीं करा पाए। लेकिन फिर भी क्योंकि सरकार में है, बदमाशी के बहुत रास्ते होते हैं, उन कानूनों को जब ये इनकी किरकिरी हुई, 3 ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में पास नहीं हुए, तो मॉडल एक्ट बना दिया उनको। और राज्यों में उतनी चेतना नहीं थी। जिन जिन राज्यों में इनकी सरकारें थी और जहां संगठन नहीं था, वहां इन्होंने उसी हिसाब से अमेंडमेंट कराए। तो ये जाहिर करता है, मतलब इनकी इंटेंशन क्या है, इनका कार्य प्रणाली क्या है, किस तरह से ये चलते हैं। 3 कानून के बारे में तो इतना कुछ कहा जा चुका है, इतना आप लोग जानते हैं कि वो किस तरह का था। लेकिन उसके बाद एक तरफ ये 3 कानून वापस ले रहा है, दूसरी तरफ ये FCI के गोदाम बेच रहा है। मतलब जिन तारीख में ये 3 कानून वापस लिए गए, उसके 2-4 दिन आगे पीछे ही FCI के गोदाम बिक्री पे उपलब्ध हैं, वो टेंडर निकला। खरीदार तो इस देश में आज एक ही है, हम 2 और हमारे 2 का फार्मूला चला था, वो फैमिली प्लानिंग के लिए देश में बड़ा पॉपुलर हुआ था। लेकिन इन्होंने तो हम 2 और हमारे 2, हम 2 हमारा राज और 2 के लिए राज, बिल्कुल मतलब बेशर्मी के साथ। आज आपने अखबार पढ़ा होगा, दुनिया के दूसरे नंबर के रईस हैं, 20,80,000 करोड़ का कर्ज है बैंकों का। देश की कुल जमा पूंजी जो बैंकों में है उसका 50% से ज्यादा वो आदमी अकेला लेके बैठा, और वो दुनिया का 2 नंबर का पूंजीपति है। उसके बाप का पैसा, हमारा और आपका पैसा। लेकिन लोगों की क्योंकि नॉलेज ना होना और जिस तरह का वातावरण इन्होंने बनाया, जिस तरह के षड्यंत्र के माध्यम से ये अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं,
वो आप तो जेएनयू के विद्यार्थी हैं और आपसे छुपा नहीं है, लेकिन इस देश में अभी बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं, जो समझते ही नहीं, जो सेंटिमेंटल हैं, जिनका एक्सप्लॉयटेशन आसानी से किया जा सकता है और उसी का लाभ उठा के देश की राजनीति आज एक बहुत ही संकीर्ण विचारधारा की तरफ बढ़ रही है। और इसमें अगर वास्तविकता में हम कुछ करना चाहते हैं, कोई भूमिका अदा करना चाहते हैं, मैं बहुत दफे कहता हूं, हम लोग जेपी मूवमेंट में जुड़े, जब जयप्रकाश जी के पास वहां का नौजवान गया तो उन्होंने कहा था कि मैं नेतृत्व कर सकता हूं आपका, लेकिन मेरी कंडीशन अनुशासित आंदोलन के माध्यम से ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। अगर आप अनुशासित रह के मेरे साथ चलेंगे तो मैं इस आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करूंगा। मेरे आंदोलन में हिंसा के लिए जगह नहीं होगी। और उस प्रिंसिपल को लेके वो उस टाइम खड़े हुए 74 में, और आपने देखा था कि इतना बड़ा क्रांति और परिवर्तन उस समय में आया था। उस समय को अगर आपने पढ़ा हो, देखा तो किसी ने होगा नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे हैं इनको निकाल दे तो जिनका जन्म बाद में हुआ। तो परिस्थिति आज फिर वो बन रही है कि एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता, एक संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता, और वो किसी एक वर्ग के माध्यम से नहीं आ सकती। इस आंदोलन की खूबसूरती ये रही, ये आंदोलन पंजाब के किसानों ने शुरू किया, और पंजाब के किसानों ने शुरू करके जिस तरह से वहां ऑर्गेनाइज करके आगे बढ़े, और समाज देश के दूसरे भागों से, दूसरे प्रांतों से और तमाम संगठनों को एक प्लेटफॉर्म देके एक योजना बनाई और दिल्ली की तरफ कदम बढ़ाए, उसका नतीजा था ये आंदोलन। ये आंदोलन, किसान आंदोलन, केवल मात्र किसान आंदोलन ना रहे कि जन आंदोलन बना। इसमें स्टूडेंट की बहुत बड़ी भागीदारी थी। विद्यार्थियों का अगर सहयोग नहीं होता तो हम नहीं कर पाते। इसका टर्निंग पॉइंट था 26 तारीख को जो ट्रैप लगाया गया। मैं गाजीपुर बॉर्डर को देख रहा था, हमारे साथी अलग अलग बॉर्डरों पे थे, मैं गाजीपुर बॉर्डर को देख रहा था, और हमें अंदेशा था कि आज हमको किसी ट्रैप में फंसाया जाएगा। तो मैं रोड के ऊपर खड़ा था, जो दिल्ली की तरफ सीधा रोड आता है, वहां खड़ा था मैं, और मैं डाइवर्ट कर रहा था अपने लोगों को। और राकेश जी को मैंने कह दिया था कि आप जो हमारा तय रूट है उस पर आगे चल के और इस जुलूस को लेके निकल जाओ। इस किसी तरह आज इसको ऐतिहासिक बनाना है हमको। लेकिन सरकार की मंशा कुछ और थी, और सरकार ने कुछ लोग हमारे आंदोलन के अंदर घुसा रखे थे। मैंने जब रोका, कुछ नौजवान थे, बिल्कुल नए ट्रैक्टर नौजवान, जो हमारे आंदोलन के नहीं थे, मैंने उनको रोका तो वो बड़ा रूड थे। वो मैंने प्रयास किया, वहां के जिस क्षेत्र से वो संबंधित थे उनको बुला के मैंने प्रयास किया कि इनको यहां रोका जाए, ना तो आंदोलन बिगड़ेगा। मैंने पुलिस की व्यवस्थाएं देखी हैं दिल्ली में। हजारों आंदोलनों में मैंने भाग लिया दिल्ली में, और मुझे पता है दिल्ली पुलिस किस तरह की व्यवस्था करती है। बैरिकेड की 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, फिर वो डंडा लेके खड़े होते हैं, उसके बाद वो वाटर कैनन होता है, टीयर गैस वाले होते हैं, ये व्यवस्थाएं बनती हैं। वहां बैरिकेडिंग नाम की चीज नहीं थी, वहां टीयर गैस की व्यवस्था नहीं थी, वाटर कैनन नहीं थे। वहां पे पुलिस वाले ऐसे थे जैसे बारात में आए हों और पुल पे घूम रहे थे। कोई उन नौजवानों को रोकने नहीं आ रहा था। जब घंटा भर तक मैंने उनको रोक के रखा तो एक अधिकारी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आप क्यों पंगा ले रहे हैं, कोई आपके ऊपर चढ़ा देगा। एटीट्यूड बता रहा हूं।
मैं बीच में खड़ा हूं और पुलिस का आदमी कह रहा है कि आप क्यों पंगा ले रहे हो, आप हट जाओ, कोई आपके ऊपर चढ़ा देगा। यानी कि पैसे दिया जा रहा था और लाल किले की तरफ लोगों को ले जाया गया। और जो कुछ हुआ, जिस तरह से मीडिया बहुत ही इंतजार कर रहा था बेसब्री से, और जिस तरह से मीडिया ने देश के सामने उसको प्रस्तुत किया, एक दफे तो 26 तारीख और 27 तारीख को इस तरह का वातावरण बना कि आंदोलन शायद टूट जाएगा। लेकिन कई दफे शिकारी अपने जाल में फंस जाता। दूसरा ट्रैप जो 28 तारीख को उन्होंने लगाया था गाजीपुर पे, जो भी उनकी पार्टी के चंद नेता और चंद लोग और पूरे देश के मीडिया को अटेंशन करके, और कह दिया गया था कि आज गाजीपुर में तमाशा होगा और आपको बहुत कुछ वहां से मिलेगा। तो मैं जा रहा था सिंगू बॉर्डर, और मुकरबा चौक पे जब मैं पहुंचा, मैंने फोन किया वहां अपने साथियों को, तो उन्होंने कहा कि आज की मीटिंग कैंसिल। मैं सिंगू बॉर्डर ना जाके वापस गाजीपुर चला गया, और मैंने गाजीपुर में देखा तो बहुत ही तनाव, पुलिस, भारी मात्रा में पुलिस, मीडिया और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता वहां पे मोर्चा लगा चुके थे। उसके बाद आपने टेलीविजन में देखा होगा जो हुआ। हमने जाके मंच पे खड़े होकर कहा कि गोली चलेंगी, लाशें गिरेंगी, जो भी होगा, जब तक हमारे आखिरी आदमी में जान है तब तक हम यहां से हटेंगे नहीं। पुलिस को जो करना है वो कर ले। और इस कस में सरकार को 3 घंटे लग गए फैसला लेने में, गोली चलाई जाए या ना चलाई जाए। और 3 घंटे में, क्योंकि मीडिया वहां इन्होंने बुला रखा था, और सोशल मीडिया और इस दूसरे मीडिया के माध्यम से वो सब जो हम कर रहे थे वो दिखाया गया। उसका रिएक्शन ये हुआ कि 1 घंटे के अंदर हमारे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में लाखों की भीड़ रात को जमा होनी शुरू हो गई थी। रात को ही रोड और शहर जाम कर दिए गए थे। उसमें कोई बुजुर्ग किसान नहीं था, आप नौजवानों का योगदान था जो निकल गए। उसी के बाद जब दिन निकला तो करीब 3 लाख लोग वहां गाजीपुर बॉर्डर पे थे, और उसने बदल दिया इस आंदोलन को। नौजवान की भूमिका के बारे में बता रहा हूं। वो सब नौजवान थे जो सुबह वहां पहुंचे। तो अगर एक कॉम्बिनेशन बन जाता मूवमेंट में, अगर नौजवान का सहयोग मिल जाता, तो किसी सरकार की हिम्मत नहीं है कि आंख उठा के देख ले उसकी तरफ। आज जिस तरह का वातावरण ये बना रहे हैं, हमको आना पड़ेगा, तमाम वर्गों को लेना पड़ेगा। हम बॉर्डर पे रहते थे, बॉर्डर पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रेलवे, बैंकिंग, हर सेक्टर से व्यक्ति हमें आके अप्रोच करते थे और ये कहते थे कि हम भी पीड़ित हैं। मैंने कहा लड़ना पड़ेगा, कहना गवर्नमेंट सर्वेंट। तो गवर्नमेंट सर्वेंट तो ये उसका खात्मा तो ये करने जा रहे हैं। कितने दिन रहोगे? जब नौकरी से निकाल दिए जाओगे तब लड़ोगे, उसके बाद बचेगा क्या? लड़ना पड़ेगा। इसी तरह से हम नौजवानों से भी ये अपील वहां करते थे, और आज मैं आपके माध्यम से पुनः ये अपील करता हूं कि इस देश में संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता, और इस देश का जो किसान, जिसने समय समय पे अपनी भूमिका इस देश के इस नक्शे को बनाने में निभाई, किसी भी सेक्टर पे कुछ भी होता तो वो किसान, उसका परिवार कहीं ना कहीं खड़ा होकर इस जुल्म का मुकाबला करता। हम लोग तैयार हैं, युवाओं से अपील करते हैं कि वो इकट्ठा होकर आ जाएं, और एक बड़ी संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता है। देश खतरे में है। अगर इस देश को बचाना है तो ये फांसीवादी ताकतों को उखाड़ के फेंकना होगा।
नहीं तो ये झोला उठा के चले जाएंगे। व्यापारी को देश से प्यार नहीं होता। वो व्यापार करता, उसका व्यापार जब उसका यहाँ माल बिकना बंद हो जाएगा किसी दूसरे देश में बेच लेगा, लेकिन ये देश नहीं बचेगा। इसको बचाने के लिए अपनी भूमिका, अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए मानसिक तौर पे तैयार हों और एक बड़ा संदेश दें। ये विश्वविद्यालय वो विश्वविद्यालय है जहाँ से विचारधारा निकलती, एक आइडियोलॉजी निकलती है और देखा जाता है कि जेएनयू वाले क्या कह रहे हैं। तो आप अपनी भूमिका को निभाओ और एक जो है बड़े आंदोलन की तैयारी करो। हम और आप मिल के लड़ें। लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ब्रेक किया था हमने, वो रेस्ट था। दोबारा कंटिन्यू करने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं और किसी दिन भी जब आह्वान होगा तो आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद। जय किसान।